आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका आवाज अड्डा में और आप देख रहे हैं इबेक्स कैश स्टूडियो से। बातचीत होगी आज उत्तर प्रदेश की राजनीति की फेज 2 के चुनाव की, मतदान की। फेज 1 हो चुका है और फेज 2 की तैयारी है और तमाम तरीके की बातचीत अटकलें लग रही हैं और एक चुनाव आयोग की मर्यादा है, उसी के तहत हम भी बातचीत करेंगे। लेकिन सेकंड फेज जो इलेक्शन होने वाला है, ये भी वेस्टर्न यूपी का एक दूसरा हिस्सा है। तो क्या माहौल वहाँ का है, क्या मुद्दे वहाँ पे हावी हैं और किस तरीके से प्रचार की गाड़ी आगे बढ़ रही है, इस पे बातचीत होगी। कुछ बेसिक डेटा आपके सामने मैं रखूँ कि सेकेंड फेज में 14 फरवरी को चुनाव है, 9 जिले हैं, 55 सीटें हैं और करीब 650 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो दूसरा जो चरण होने वाला है उसमें जो 2017 का चुनाव हुआ था, पिछला चुनाव, उसमें बीजेपी ने 38 सीटें जीती थी इस इलाके में और करीब 15 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। 2 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी और बसपा का यहाँ खाता नहीं खुला था। कौन से जिले आते हैं, कौन से इलाके की हम बात कर रहे हैं फेज 2, जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश कर रहा हूँ तो थोड़ा लखनऊ की तरफ आप बढ़िए जब वेस्टर्न यूपी से, तो मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, बरेली, बदायूं, संभल, अमरोहा, ये वाला इलाका शुरू हो जाता है और इसी इलाके की मैं बातचीत कर रहा हूँ। दूसरे चरण में बहुत महत्वपूर्ण ये है क्योंकि डेटा ये बताता है कि ये ज़्यादातर ज़िले जो है यहाँ पे जो मुस्लिम मतदाता है वो बड़ी संख्या में है और बहुत प्रभावी है वहाँ पे, मतलब संख्या के हिसाब से। तो ये एक अलग तरीके से चुनाव लोग देख रहे हैं, तमाम एक्सपर्ट इस पर चर्चाएँ कर रहे हैं और इसीलिए सेकेंड फेज़ के इलेक्शन में पार्टीज़ ने तगड़े संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। जैसे बीएसपी ने 23 कैंडिडेट मुस्लिम खड़े किए हैं, कांग्रेस ने 21 खड़े किए हैं, समाजवादी पार्टी प्लस उसमें आरएलडी भी आप जोड़ लें तो 18 उम्मीदवार उनकी तरफ से उतारे गए हैं। ओवैसी वाली हैदराबाद वाली पार्टी, उसने भी यहाँ पे 15 उम्मीदवार उतारे हैं और अपना दल एस, जो एक 3 तरह के अपना दल है उसमें से एक अपना दल एस का एक उम्मीदवार है। तो इससे आपको इस इलाके की प्रोफाइल समझ में आ रही होगी कि किस तरीके का प्रोफाइलिंग है इस सेकेंड फेज़ के इलाके की और किस तरीके से चुनाव वहाँ आगे बढ़ रहा है। तो आज इसी पे बातचीत करेंगे कि क्या समीकरण बैठ रहे हैं, क्या माहौल बन रहा है वहाँ पे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल है। पार्टी को आज हमने नहीं बुलाया भाई, हम चाहते हैं कि बढ़िया से बातचीत हो, हीटेड डिबेट हो लेकिन सम्मानजनक तरीके से हो और भाषा की मर्यादा के तहत हो। परिचय करा दूँ आपके साथ, हमारे साथ रामकृपाल जी हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने पहचाने, परिचय की बहुत ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। वीरेंद्र नाथ भट्ट जी हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लखनऊ से हैं, तो इनको भी बहुत परिचय की ज़रूरत नहीं है। आशुतोष जी सत्य हिंदी के फाउंडर हैं और आप इनको रोज़ देखते होंगे यूट्यूब चैनल पे और तमाम हम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, किसी परिचय की मोहताज ये भी नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो एक यूट्यूबर भी हैं, अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और एनालिस्ट है। इसके साथ अजीत सिंह कटारिया जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और इन सब मामलों पे अपनी समसामयिक राय रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। रामकृपाल जी, सेकंड फेज का समीकरण क्या कह रहा है? नीरज जी, जो भी आपने बताया, जैसा देखिए 55 में से पिछली बार आपने बताया कि शायद बीजेपी को 35 या 35 सीटें मिली थी, 38। तो निश्चित रूप से ये वाला जो फेज है, यहाँ बीजेपी को टफ फाइट रहती है। और एक फर्क है कि माइनॉरिटी वोट हमेशा उसको, माइनॉरिटी वोट जो भी जाता है वो बीजेपी को हराने के लिए देखता है। कई बार इसमें गलतफहमी होती थी कि बीएसपी जीतेगी, अगर ऐसा था तो बीएसपी की तरफ जाता था, भले बीएसपी हार जाए, या अगर उसको लगता समाजवादी पार्टी हरा सकती है बीजेपी को तो उसको देता था, अगर लगता था कांग्रेस है तो उसको देता था। इस बार एक फर्क है, इस बार ये कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई दूसरा, सबको ये लग रहा है कि जो फाइट है वो बीजेपी और एसपी के बीच में है। तो मैं समझता हूं कि जो माइनॉरिटी का फायदा है, जो वो थोड़ा बहुत बढ़ जाता था, शायद इस बार वो न बटे। मेरा ऐसा मतलब ऐसा जो रुझान आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह सेकंड फेज बीजेपी के लिए पिछली बार 2017 में भी एक कड़ी चुनौती थी, इस बार भी उसके लिए कड़ी चुनौती है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि मुद्दे जो है थोड़े बहुत स्थानीय
कुछ मुद्दे शामिल हो जाते हैं, कुछ नहीं, लेकिन बेसिक मुद्दे जो है वो गाजियाबाद से गाजीपुर तक करीब करीब उत्तर प्रदेश में वही है और उन्हीं मुद्दों पर ही वोट पड़ेगा। ये अलग बात है कि कहाँ किसकी संख्या ज्यादा है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी जो से भी होता है, वो थोड़ा बहुत फर्क हमेशा से रहा है, वो रहेगा। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक कॉमन मुद्दे वही रहते हैं, लेकिन सर आप देखिए 38 सीटें यहाँ बीजेपी ने जीती थी, जबकि हमने अभी आपको प्रोफाइल बताई कि इस इलाके की प्रोफाइल क्या है, डोमिनेंस किन लोगों का है, उसके बावजूद आधे से ज़्यादा सीटें उन्होंने जीत ली थी पिछले चुनाव में। तो इस चुनाव में अगर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो जाएंगे तो बीजेपी नुकसान हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं। और वो दूसरा बताइए, वो क्या मुद्दा जो बेसिक वाला चलता है? सर मुझे लगता है अलग अलग इलाकों में अलग अलग चलते हैं मुद्दे। नहीं, देखिए मैं जो कह रहा था कि मैंने कहा कि माइनॉरिटी हमेशा ऐसे कैंडिडेट को वोट देती है जो बीजेपी को हराने, तो लगता है कि ये बीजेपी को यही हरा सकता है। तो पिछले चुनावों तक जब त्रिकोणीय संघर्ष होता था तो उसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, किसी सीट पर लगता है उसको कि यहाँ बीएसपी का कैंडिडेट हरा सकता है बीजेपी को, तो उसकी तरफ चला जाता था। मैंने ये कहा कि इस बार के चुनाव में फर्क यह है कि कोई दुविधा नहीं है माइनॉरिटी के मन में, वो जान रहे हैं कि एसपी बीजेपी और एसपी का सीधा मुकाबला है। और मैं जैसा कि ये कह रहा था, देखिए वेस्टर्न यूपी में पिछली बार 58 में से ये 53 सीटें बीजेपी जीती थी और इस इलाके में 55 में से आप बता रहे हैं 35 सीटें, 38। तो वही तो पिछली बार भी ऐसे ही रहा है कि ये जो सेकंड फेज होता है, सेकंड फेज बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। तो ये मैं जो ही कह रहा था। अब ये अलग बात है कि चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद जैसा वेस्टर्न यूपी में पिछली बार किया था कि 58 में से 53 सीटें गई थी, तो इस बार तो मुख्य चुनौती पहले फेज की थी। अब पहले फेज में क्या हुआ है नहीं हुआ है ये अलग बात है, लेकिन सेकंड फेज का जो ये रुहेलखंड इसका इलाका बोलते हैं और ये जो इसका एक जो जमीनी सच्चाई है उसमें यह सही है कि इसमें आबादी का परसेंटेज अलग अलग है। तो इसमें चूंकि माइनॉरिटी ज्यादा कई जगह ज्यादा उनका प्रभाव है और इस बार पिक्चर क्लियर है। इस बार कांग्रेस या बीएसपी कहीं भी नहीं है मुकाबले में, जैसा लगता हो उसका जीत जाएगा ऐसा लग रहा है। तो इस बार वो चीजें बहुत साफ हैं। अब अलग बात है कि मुस्लिम कैंडिडेट, अगर किसी जगह पे 2 मुस्लिम कैंडिडेट हैं तो एक जो है वो अपने परिवार या बिरादरी के चलते भी 2-4% अगर वोट काटता है वो अलग की बात है। बट मुख्य रूप से यह है कि समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो जिसमें लोगों को लगता है, जो बीजेपी गैर भाजपाई वोट हैं उनको लगता है कि यही बीजेपी को हरा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो सेकंड फेज है जो भी है ये समाजवादी पार्टी के लिए या अपोजिशन के लिए मैं समझता हूं कि ये ज्यादा उनके अनुकूल रहने की स्थिति है। अनुकूल का मतलब मेरा ये कहना है ये नहीं है कि वो बीजेपी को बिल्कुल नाबूद कर देंगे, लेकिन जो आप बता रहे थे कि बीजेपी जब 2017 में भी करीब 50% के आसपास आकर के रुकती है, तो इस बार मुझे लगता है कि इस बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा कड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए, मुझे लगता है। जी, स्लाइटली एज हो सकता है उनका। भट्ट साहब आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या समीकरण बन रहे हैं इस फेज में, सेकंड फेज में? माइनॉरिटी कम्युनिटी का आबादी का सवाल है तो सहारनपुर है, बिजनौर है और अमरोहा है, धामपुर है, ये लगभग वही है जो था मुजफ्फरनगर में और शामली में या जो अन्य जिले थे आपके प्रथम फेज में। और जो ब्रॉडली अगर हम देखें प्रोसेस के जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, तो जो उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशकों से जो राजनीति चल रही है वो 2 अस्मिताओं की लड़ाई है, एक जाति पे आधारित है और एक हिंदुत्व पे आधारित है। यही लड़ाई जो है 90 के दशक से यूपी में चल रही है और 2014 में भी यही था, 17 में भी यही था और 19 के लोकसभा चुनाव में यही था। 2 अंतर आए हैं कि 2019 के बाद एक तो किसान आंदोलन और दूसरा पिछले 5 सालों में या पिछले 4 सालों में योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के दौर में जो कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ मिला है और इससे जो एक लाभार्थी वर्ग क्रिएट हुआ है। और कई संस्थाओं में विशेषकर CSDS का भी सर्वे ये कहता है कि लगभग 20% वोटिंग क्लास ऐसा पैदा हुआ है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड जो है वो बीजेपी की तरफ आकर्षित हुआ है और उसमें लाभार्थी सभी जाति धर्म के लोग हैं। तो ब्रॉडली तो जो जैसा भी रामकृपाल जी ने कहा कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट तो जाएगा बीजेपी को हराने में,
और ये वही इलाका है जहां से बिजनौर से 1985 में बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने पहला बाई इलेक्शन लड़ा था पार्लियामेंट का, और 1989 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से बड़ी सफलता मिली थी। तब से फर्क आया है कि ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी इस इलाकों में मजबूत हुई है। और 2014 में जब यहाँ लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तब बीजेपी के अध्यक्ष जो समय महामंत्री थे अमित शाह का ये बयान था कि 2013 के दंगे का बदला लेना है। उसके बाद चुनाव आयोग ने उनके कैंपेन पर रोक लगाई थी। लेकिन जितना इंटेंस जो कंटेस्ट हमने कल देखा पहले चरण में, लगभग उतना ही यहाँ भी रहने वाला है। लेकिन इस इलाके की आबादी का किसान आंदोलन में अपेक्षाकृत पार्टिसिपेशन कम था, और जाट आबादी इस क्षेत्र में केवल बिजनौर जिले में है और कुछ मुरादाबाद में है, और ज्यादा जाट आबादी इस फेज में नहीं है। केवल ये अमरोहा, मुरादाबाद और बिजनौर में है, और थोड़े सहारनपुर में भी है, यस यहाँ भी है। तो जैसा जो कल बहुत चर्चा थी कि जाटों का वोट किधर गया, इस बार इतनी अधिक चर्चा नहीं होगी। और लेकिन जैसा कल हमने देखा कल के चुनाव में जी, बीजेपी के लिए यहाँ पर भी कड़ी स्पर्धा का सामना बीजेपी को है। आशुतोष जी, जो बात भट्ट जी कह रहे हैं और इससे पहले रामकृपाल जी ने कही कि मुस्लिम को जो उनका आबादी होती है वो बीजेपी को जो कैंडिडेट हरा सकता है उसको जिताने के लिए वोट करते हैं। ये तो हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं, हर चुनाव में यही बात कही जाती है कि वो उसी को वोट करते हैं जो उनको हरा सकता है, वो किसी भी दल का हो। तो अगर ये बात सच है मान लीजिए, तो फिर पिछली बार भी तो वही था, बसपा का शून्य था, खाता ही नहीं खुला था। कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली थी और 15 सीट सपा जीती। तो पिछले चुनाव से इस चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? इस बार भी वही होगा जो पिछली बार हुआ था? देखिए नीरज, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जिनका ये मानना है कि इस इलाके में चूंकि मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा है, तो इससे समाजवादी पार्टी को एज मिलेगा या समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा, मैं इस थियरी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्योंकि अगर मुस्लिम मतदाता अगर पोलराइज होता है तो उसकी तुलना में फिर हिंदू मतदाता भी पोलराइज होगा। ऐसा इसलिए ये कह देना कि सिर्फ मुस्लिम ही एक साथ वोट कर सकता है, पिछले दिनों टेंडेंसी देखने में आई है कि हिंदू भी एक साथ वोट करता है। अब अगर आप उदाहरण लीजिए, मुरादाबाद हुआ, मुरादाबाद और रामपुर में तो तकरीबन 50% के आसपास मुस्लिम आबादी है। सहारनपुर, अमरोहा, बिजनौर में 40% के पास आबादी है। तो अगर मान लीजिए इन इलाकों में अगर मुस्लिम कैंडिडेट, जैसा कि बहुत सारे बीएसपी ने भी किया, कांग्रेस ने भी दिया, समाजवादी पार्टी ने भी दिया, अगर उनका वोट बट जाता है, किसी भी तरीके से अगर बटता है, तो भी उसका फायदा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है उसमें किसी तरीके का बदलाव, उसमें किसी तरीके का विभाजन दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन जो भाजपा विरोधी वोटर है उसमें जरूर ये विभाजन दिखाई पड़ता है, क्योंकि उस वोट के क्लेमेंट समाजवादी पार्टी भी है, बीएसपी भी उसमें क्लेमेंट है, उसमें ओवैसी की पार्टी भी, उसमें कांग्रेस भी है। तो अगर पूरी तरीके से भी कंसोलिडेशन अगर होता है समाजवादी पार्टी और क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तो भी ये 100% कंसोलिडेशन कभी किसी एक वोट बैंक का किसी एक तरफ नहीं होता है। तो मेरा अपना मानना यह है कि इसमें अगर समाजवादी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है, या लोग अगर ये कह रहे हैं कि चूंकि मुस्लिम आबादी ज्यादा है इसलिए समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, ये गलत टेंडेंसी है। अगर कहीं पोलराइजेशन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को ही उसका फायदा होगा। हो सकता है कि मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें ना मिले, रामपुर में उतनी सीटें ना मिले, और बिजनौर में उतनी सीटें ना मिले, लेकिन बरेली में, संभल में, बदायूं में, या इसके अलावा शाहजहांपुर में, यहां तो जो माइनॉरिटी वोट है वो करीब एक तिहाई के आसपास है, एक तिहाई से भी कम है। तो जो बाकी जो 70% आबादी है उसके मन में अगर आगे मुसलमान एकजुट हो रहा है तो हिंदू भी तो एकजुट हो सकता है। तो इसलिए बहुत सरलीकरण करके देखना हमारे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। लड़ाई यहां बराबर की होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, जो चीज डिफाइन करेगी, और वो जो बात अभी भट्ट साहब ने कही है कि उत्तर प्रदेश में 2012 के पहले तक बहुत बड़े संख्या में 12 से लेकर 20% तक अदर्स थे, यानी जो फ्रिंज वोटर था। अगर ये फ्रिंज वोटर बेरोजगारी को लेकर अगर परेशान है, या फिर महंगाई को लेकर अगर परेशान है, पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर परेशान है, तो फिर वो टिल्ट कर सकता है बैलेंस समाजवादी पार्टी या बीजेपी की तरफ। आशुतोष जी, ये बात जो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता एक क्यों होगा, इतनी सीट दिए बट गए, ये हम लोग एनालिस्ट के तौर पर बहुत स्ट्रेटेजी
का ज्ञान देते रहते हैं कि बसपा ने खड़ा कर दिया, सपा ने खड़ा कर दिया, कांग्रेस ने भी खड़ा कर दिया, अवैसी ने भी खड़ा कर दिया तो बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग तो मतलब कितने दिनों से ये देखते हैं कि आप इस थ्योरी बिलीव नहीं करते कि मुसलमान मतदाता सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए वोट करता, चाहे जो खड़ा हो, तो जो मजबूत वाला उसको नहीं देते क्या है लोग? नहीं नीरज, इस पे दो चीजें हैं। पहली बात, अगर आप CSDS का अगर सर्वे देखेंगे तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि पिछले चुनाव में 50% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के लिए वोट दिया था और 20% जो पसमानदा मुसलमान है उसने BSP के पक्ष में वोट दिया था। हो सकता है इस बार, क्योंकि जो बंगाल का मॉडल है जहां पे लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से साफ हो गई और उनको किसी भी तरीके से माइनॉरिटी का वोट नहीं मिला, अगर वो चीज भी यहां पे लागू होती है तो 50 से बढ़ के 70 हो सकती है, 75 हो सकती है, लेकिन 100% मोबिलाइजेशन कभी नहीं होता किसी एक पार्टी के पक्ष में। तो भी मुरादाबाद में इसका फायदा आपको मिल सकता है, इसका फायदा आपको जो है वो रामपुर में मिल सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को इस इलाके में जीतने के लिए अदर बैकवर्ड और दलित वोटर्स को अपनी तरफ लाना ही पड़ेगा। आज तो एक छोटा सवाल, आप बहुत ज्यादा डिटेलिंग व्याख्या मत करिए। मेरा एक छोटा सवाल ये है कि जब आप ये मानते हैं कि 2014 से अब तक के बीच में वो जो फ्रिंज वोटर या स्विंग वोटर जिसको मानते हैं 15%, 20%, 10%, जो भी संख्या मानते हैं, मतलब एक इधर उधर वाला कूच किधर भी जा सकता है, वो अगर वो बदलाव देख सकता है, उसको जमीन पे ये सब चीजें दिख सकती, तो दूसरी तरफ पोलराइजेशन क्यों नहीं हो सकता है? वो क्यों बटा रहेगा? नहीं, मुझे लगता है कि इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर बेस है उसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। चूंकि बहुत लंबा फिर बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी इस पूरे मसले पे, क्योंकि वो जैसे अगर 90-91 के बाद में देखें तो 20% का नहीं, आशुतोष जी रुकिए, आप क्वेश्चन गलत समझ गए। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये कह रहे हैं कि जो फ्रिंज वाला वोटर है वो विचलित हो जाता है मुद्दों को लेकर के और उसको समझ में आता है कि हमने पिछली बार इनको किया तो अब की बार नहीं करूंगा, वो इसको समझ के तौर पे आप कह रहे हैं वो चेंज करता है, तो ये मुस्लिम मतदाता अपनी समझ क्यों नहीं बनाएगा कि हमको एकजुट होकर के इनको हराने के लिए वोट करना? उसको आप डिवाइड क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं डिवाइड, वो भी तो समझदार हो जाएगा ना। मैं बिल्कुल डिवाइड नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि अब उत्तर प्रदेश में जो पहले मुस्लिम मोबिलाइजेशन होता था वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज होता था, अब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज नहीं होता, जो बंगाल के आधार पर स्पष्ट होना। यानी उत्तर प्रदेश के स्तर पर वो सोचेगा कि भारतीय जनता पार्टी को कौन पार्टी हरा सकती है, तो उसकी पहली प्रेफरेंस होगी मुसलमानों का कंसोलिडेशन, इसीलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से देखा जा रहा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मुसलमान इसलिए कंसोलिडेट होता है क्योंकि ये माइनॉरिटी साइकी है। जहां भी माइनॉरिटी होती, चाहे वो हिंदू माइनॉरिटी हो या मुस्लिम माइनॉरिटी हो, जैसे पंजाब के अंदर अगर आप देखिए तो पंजाब के अंदर जो हिंदू माइनॉरिटी है वो एक साथ कंसोलिडेट होकर वोट डालती है, या कश्मीर के अंदर एक साथ कंसोलिडेट होकर वोट डालती है। तो ये माइनॉरिटी साइकी है। जहां तक अदर्स की बात मैंने कही थी कि जो 12 से 20% अदर्स हैं, दरअसल ये किसी भी पार्टी के वोटर नहीं है, ना ये हिंदुत्व से प्रभावित है ना जाति से प्रभावित है। इनको लगता है ये पार्टी हमारा कल्याण कर सकती, तो उनके साथ चले जाते हैं, और जब 2-3 बार वोट देने के बाद डिसिल्यूजन होते हैं तो कहीं और भी चले जाते हैं। पंजाब में अगर वो 22-23% कंसोलिडेट हो गए तो केजरीवाल जी का खेल बिगड़ जाएगा सर, आप इस तरह कह रहे हैं। 23% हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया तो जो सर्वे दिख रहा है, पता नहीं, कह रहे नहीं हम लोग उधर नहीं जाएंगे, भटक जाएंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या जब मुसलमान एकजुट हो सकता है, पोलराइज हो सकता है, तो ये हिंदू भी पोलराइज हो सकता है क्या, या नहीं होता है ये? नीरज जी, सबसे पहले तो जब हम दूसरे चरण की बात कर रहे हैं तो ये दूसरा चरण क्या है ये स्पष्ट तौर पर समझना चाहिए। ये दूसरा चरण इमरान मसूद के सहारनपुर का दूसरा चरण है। ये दूसरा चरण रामपुर के आजम खां का दूसरा चरण है। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की बहुत लहर थी, तब भी आजम खां 46,000 वोट से जीते थे रामपुर में। और इमरान मसूद को भले ही वो ठीक है, वो कहे थे कि हम बोटी बोटी काट देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वो राष्ट्रीय सचिव बन गए, कांग्रेस में बड़ी तरक्की की उन्होंने, लेकिन सपा में अखिलेश यादव ने टिकट इसीलिए नहीं दिया कि ओपन मुस्लिम पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए। अब लेकिन जब हम पहला चरण देखते हैं तो उससे दो चीजें स्पष्ट हुई हैं। पहला, शामली कैराना में सबसे ज्यादा वोट पड़ा। कैराना कहां? नाहिद हसन जेल से चुनाव लड़ा, सपा का प्रत्याशी गैंगस्टर एक्ट में जेल में है। और जब ये बात चर्चा में होगी तो इसके साथ दूसरी बात क्या चर्चा में आती है कि जो जाटों के वोट की बात की जा रही थी, तो जयंत चौधरी अपना वोट डालने नहीं गए और इसको बाकायदा बता दिया, सबको टीवी पर खबर चल गई। तो
तो अगर उनको समाजवादी पार्टी का बहुत भला करना होता, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का भला करना होता, तो वो क्यों ये बात खुले तौर पर कहते? तो ये दो बातें हैं जो पहले चरण से आती हैं। कैराना में 75% वोटिंग, जो मुस्लिम बहुल सीट है, और जाटों के सबसे बड़े नेता अभी जो घोषित तौर पर कहते हैं कि हम चौधरी चरण सिंह जी की विरासत संभाल रहे हैं, जयंत चौधरी का वोट न देना और उसको टीवी पर बताना, यह हुआ पहले चरण का। दूसरे चरण में इमरान मसूद को वोट नहीं मिलता है, लेकिन वो कहते हैं कि हम सीट जिताएंगे सपा को। रामपुर में आजम खां, वो इज्जत का सवाल है, पिता पुत्र दोनों को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी। मुझे लगता है कि अब हम यहां जाते हैं तो एक चीज खत्म हो गई दूसरे चरण में। क्या? जाट नहीं है अब। सहारनपुर में थोड़ा बहुत है, मुरादाबाद में वो इतने ही है जितने ब्राह्मण हैं, जितने सिख हैं, जितने दूसरे लोग हैं। और वहां जाकर समीकरण पूरी तरह से पलटता है। जिस दूसरे चरण को कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे टफ चरण है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसको बार बार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल बन जाएगा, केरल बन जाएगा, कश्मीर बन जाएगा, और देखिए ये कोई अब छिपा हुआ रहस्य नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों का सिर्फ 4% मत मिला, 100 में 10 भी नहीं मिले। पश्चिम बंगाल में भी सारे मुसलमान वहीं चले गए। तो हिंदू मतदाताओं को भी ये पता है कि बंगाल क्या है, दिल्ली क्या है और उत्तर प्रदेश क्या है। मुझे लगता है कि दूसरे चरण के चुनाव में ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। यही तो मेरा सवाल था कि जब वो एक साइड का पोलराइजेशन हो रहा है तो दूसरे साइड का भी होगा। आप वही कह रहे हैं और आपने उसको रेफरेंस के तौर पे जोड़ के देखा भी है। कटारिया साहब, आपका क्या एनालिसिस है सेकंड फेज के गणित को, समीकरण को, प्रोफाइलिंग को लेकर के? वाजपेयी जी, देखिए, जो ये सेकंड फेज का चुनाव है, ये भी किसान बाहुल्य ही क्षेत्र है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में ही मानिए आप, मैं रामगोपाल जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये पूरा का पूरा जो किसानी का मुद्दा था, वो आज भी इस चुनाव में जो 14 फरवरी को होंगे उसमें वो भी हैवी रहेगा। और उसके अलावा अब की बार देखिए, 2014 में हिंदू पूरे पोलराइजेशन में हुए, 2017 में हुए, 2019 में हुए, इसीलिए योगी जी की और मोदी जी की सरकार पूरे मेजोरिटी से बनी। लेकिन अब की बार हिंदू वोटर जो है वो भ्रमित है, थोड़ा सा जो है ना बटा हुआ है, क्योंकि किसानी मुद्दा था, महंगाई मुद्दा है, उसके अलावा बेरोजगारी मुद्दा है। और मुस्लिम जो हैं वो इकट्ठे हैं, पोलराइज हैं, वो उनको वोट जो है वो बिल्कुल सही कहा था रामगोपाल जी ने कि वो उसी के पास जाएंगे जो बीजेपी को हरा सकता है। लेकिन जो बीजेपी का मूल वोटर है, जो हिंदू वोटर था, वो जातियों में बट गया। कोई जाट में बट गया, कोई गुज्जर में बट गया, कोई राजपूत में बट गया, कोई जाटों में बट गया, कोई नाई, तेली, धोबी, इनमें बंटवारा हो गया। इसलिए भाजपा को जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस चीज का बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अभी 55 सीटों पे जो चुनाव होगा, इसमें 38 सीटें थी, और उनमें भी आप देखिए जो अभी सहारनपुर से लेकर के आप चाहे रामपुर तक आ जाइए, उसमें जाट वोटर भी महत्वपूर्ण हैं अभी भी। आप मुरादाबाद में देख लीजिए, जाट हैं, बिजनौर में जाट हैं, सहारनपुर में एक पूरी बेल्ट जो है वो जाटों की है, वो भी अभी नाराजगी है। उसकी वजह से भी चुनाव जो है इफेक्ट होगा। और कटारिया जी, एक मिनट मुझे ये बताइए, आप एक बार कह रहे हैं कि किसान, वैसे तो भारत कृषि प्रधान देश है तो सभी जगह किसान रहते हैं, तो किसान वाला मुद्दा हावी रहता है कि मैं जाट हूं, मैं गुज्जर हूं, जाति स्वाभिमान, आप दोनों बातें कह रहे हैं। एक चीज हावी, 10 मुद्दे देख थोड़ी वोट डाल देते हैं। देखिए किसान, मैं यही कह रहा हूँ, किसान तो सारी बिरादरी है, इसमें कोई नहीं है। हाँ, मैं तो कहा ना, भारत कृषि प्रधान देश है। हाँ बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लेकिन किसानों में भी जैसे कुछ राजपूत अलग बट गए, कुछ गुर्जर अलग बट गए, वो सारा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को है। देखिए 2017 के चुनाव में पूरा का पूरा हिंदू वोट, उसमें किसी ने नहीं देखा कौन राजपूत है, कौन जाट है, कौन गुर्जर है, कौन ब्राह्मण है, कोई बनिया है, सबके सब ने पूरे हिंदुत्व के नाम पे वोट जो है 2017 में भी दिया, और 2019 में पुलवामा के नाम पे पूरा वोट जो है हिंदू और मुसलमान का आमने सामने हुआ। अब की बार मुस्लिम तो एक है, लेकिन हिंदुओं में एकता अभी नहीं है, वो अभी बंटवारे में है। क्यों? और ये बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी। अरे आप उसी इलाके के लगते हैं, क्यों नहीं है? मुद्दे देखिए मुद्दा क्या है कि मैंने बता दिया ना आपको, अभी की बार बेरोजगारी है, वो जो है हर, तो बेरोजगारी तो उधर भी होगी ना, मुस्लिमों में भी बेरोजगारी होगी, उनको भी महंगाई पिंच कर रही, उनको नहीं पिंच कर रही क्या? देखिए भाजपा ने इतने बयान दे करके, मैंने बताया ना आपको, हिंदू तो बंटवारे में है,
हिंदू बटा हुआ है। हाँ। लेकिन मुस्लिम जो है वो भाजपा को जो हराएगा वो किसी भी पार्टी का मजबूत कैंडिडेट हो, और मुझे लगता है गठबंधन या जहां पर कांग्रेस का या बीएसपी का मजबूत होगा। अरे सुनिए ना कटारिया साहब, उसके अलावा एक छोटा सवाल सुनिए ना, हम लोग थोड़ा सा प्रिसाइज व्याख्या करें, मतलब बहुत ही क्रिस्टल क्लियर। आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम एकजुट है बीजेपी को हराने के लिए, अभी ये बात और भी लोगों ने कही, फिर आप कह रहे हैं कि वो जाट में, गुजर में, सैनी में, ब्राह्मण में, ठाकुर में बटे हुए। तो ग्राउंड लेवल की मुझे हकीकत बताइए ना, जिसको कहते हैं हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट, उन लोगों को ये नहीं दिखता क्या कि देखिए, सुनिए ना सवाल तो सुन लीजिए महाराज, क्या ये जो आप तरह तरह की मुझे सरनेम बता रहे हैं, उनको ये बात हर्ट नहीं करती कि इधर मुस्लिम एकजुट है, उसको महंगाई से कोई फर्क नहीं है, उसको बेरोजगारी से कोई फर्क नहीं है, उसको नौकरी मिले ना मिले कोई फर्क नहीं, वो एकजुट है हराने के लिए बीजेपी को। हम इधर जाट स्वाभिमान, गुजर स्वाभिमान और पता नहीं कौन कौन से स्वाभिमान लेके बैठे। तो मैं ग्राउंड रिपोर्ट जानना चाहता हूँ कि जब वहां इस तरह की चर्चाएं नहीं होती क्या कि वो सब इकट्ठा होकर वोट दे रहे हैं, हम अलग अलग देंगे सबको? ये मैंने बताया ना आपकी बार, कुछ हिंदू जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। क्यों? वो मैंने बताया ना, किसान आंदोलन रहा है, बेरोजगारी रही है, 5 साल योगी जी ने सरकार चलाई है, कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, वो हर बिरादरी में होती है चाहे कोई भी हो। इसके अलावा आप देखिए 2017 के चुनाव में वाजपेयी जी 22% वोट मिला था मायावती को और 21% मिला था अखिलेश को, लेकिन अखिलेश की सीटें ज्यादा आई थी। अब की बार मायावती का वोट परसेंटेज जो है वो कम नीचे, आपके ऑडियो तो सारा का सारा फायदा जो है वो अखिलेश। नहीं, मैं ये इस मूल सवाल को मैं दोबारा समझने की कोशिश करता हूँ, दूसरे में मानू सर। ठीक है कटारी जी, दोबारा आता हूँ आपके पास, सर इसको और समझेंगे। रामकृपाल जी, सर ये बताइए ना, ये वाली जो पहेली है कि एक तरफ तगड़ा पोलराइजेशन, उनके ऊपर कोई असर नहीं, महंगाई सब कुछ नहीं, योगी जी को हराना ये उनका एजेंडा है, इधर का एजेंडा फिर क्या बदल जाता है, क्यों बदल जाता है? नीरज जी, एक मैं जो बात मैंने कहा था कि पिछले चुनाव से इस चुनाव में क्या फर्क है, देखिए अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, हमें या आपको 10 मार्च का पता नहीं है, लेकिन हमें 17 में जो हुआ था उसका रिजल्ट पता है। लेकिन अगर रिजल्ट से पहले का डिस्कोर्स देखिए, मैं खुद आपका ही के चैनल मुझे लेके गया था 2017 के चुनाव में मुजफ्फरनगर, शुक्रताल पर एक वहां से लाइव डिबेट हुई थी। हाँ। और मैं बताऊं, कोई भी जितने भी दिल्ली के बड़े एनालिस्ट गए हुए थे या वहां के जो लोग थे, सब यही कह रहे थे कि हम 2013 को भूल गए हैं, हम में अद्भुत भाईचारा है। और वहां किसी भी चैनल ने बीजेपी को 200-250 तक के ऊपर कभी दिखाया नहीं था, और कई लोग। तो मेरा ये कहना है कि जब हम जो कह रहे थे कि कंफ्यूजन नहीं है, आप अगर देखेंगे तो पिछले 2017 के चुनाव में कोई ये नहीं बता रहा था कि बीएसपी साफ है, आप देख लीजिए। तो जैसे हम आप है वैसे वोटर के सामने, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखता हो, अखबार पढ़ता हो, वहां किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो श्योर नहीं होता है। वो मान लीजिए कि एक माइनॉरिटी सोच रही है कि बीएसपी का जो कैंडिडेट है वो हरा देगा, तो इस चक्कर में क्या होता है, कभी हर जगह पे थोड़ा थोड़ा वोट बढ़ जाता था। लेकिन इस बार जो उत्तर प्रदेश में है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इसके पहले के जो भी चुनाव, तो जब मैं ये कह रहा था कि कंफ्यूजन जब कोई नहीं था, और पिछली बार जब 2017 में ऐसी बातें हो रही थी, तब बीजेपी वेस्टर्न यूपी में 58 में 53 सीटें ले गई, और हम लोग अभी जो बहस कर रहे हैं मान के चल रहे हैं जैसे कि जाट जो है वो बीजेपी से बिल्कुल बाहर हो गया है। ऐसा नहीं है। 10 मार्च को जब आएगा तब आप देखिएगा कि क्या ये प्रोजेक्शंस क्या आ रहे थे और क्या चीज थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैं जो ये कह रहा हूं कि बिल्कुल माइनॉरिटी का वोट है, उसके सामने ये कंफ्यूजन खत्म हो गया है कि बीएसपी हरा सकती है, कि कांग्रेस हरा सकती है, कि समाजवादी हरा सकती है। ये पहली बार है। नहीं, रामकृपाल जी देखिए 14 के बाद से सर कई प्रयोग हुए हैं, सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, अब इससे बड़ा जाति कॉम्बो क्या बन सकता है, आप मुझे बताइए। नहीं, बिल्कुल यही ठाकुर पंडित छोड़ दो, बीजेपी में कौन बचता था फिर अगर सपा बसपा मिल गए तो? देखिए नीरज जी, मैं केवल ये कह रहा हूं कि सेकंड फेज और 7वां जो आखिरी मुकाबला है, जिसको समाजवादी पार्टी को अगर कहीं होप है, क्योंकि आबादी का जो एक लिहाज से जातीय समीकरण के लिहाज से सेकंड फेज और 7th फेज
यही थोड़े से बीजेपी के लिए टफ है। बाकी जो जी भी है, जी मैंने पहले भी आपसे कहा था कि बूढ़े से बूढ़े दौर में तो बीजेपी में से निकाल दीजिए, तो सपा में जोड़ दीजिए, तो भी 150 पहुंचते हैं। और बीजेपी हारते कितना भी खराब स्थिति में भी वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। आशुतोष जी, संक्षेप में 17 और 22 में क्या फर्क हुआ है? बीच में तमाम तरह के ऐसे बड़े बड़े प्रयोग करे गए। सपा बसपा ने मिल के लड़के देख लिया, कांग्रेस ने लड़के मिल के देख लिया, हर तरह के प्रयोग हो चुके हैं यूपी में सारे बड़े। तो मैं बहुत ईमानदारी से सवाल पूछना चाहूँ, इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग पत्रकार हैं, क्या हम लोग उस बिल्कुल ग्राउंड वाली पिक्चर को पकड़ नहीं पाए थे? जैसे 17 में नहीं पकड़ पाए, फिर 14 में नहीं पकड़ पाए, फिर 19 में नहीं पकड़ पाए, ऐसा इसकी संभावना कितने % है, प्लस माइनस? आशुतोष जी अनम्यूट करिए अपने को सर। आशुतोष जी अनम्यूट करिए। देखिए नीरज जी, फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में ये बहुत मुश्किल होता है दरअसल एग्जैक्टली पकड़ पाना, क्योंकि अगर आप 2019 का भी अगर आप डेटा उठाएंगे तो जो बीएसपी और समाजवादी पार्टी का जो कंबाइंड वोट शेयर है वो करीब 43% के आसपास पहुंचता है और भारतीय जनता पार्टी का 49%। तो 100 में से 43 लोग एक तरफ बात कर रहे हैं, 49 लोग एक तरफ बात कर पा रहे हैं, कि बड़ा मुश्किल हो पाता है कि 6% का जो फर्क है वो आप आइडेंटिफाई कर लें। तो जो महत्वपूर्ण बात आपने सवाल पूछा, 2017 से 2000 आज की तारीख में बदलाव क्या है? 2017 में अखिलेश यादव की सरकार को जवाब देना था, एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी जो कुछ भी था वो उनके खिलाफ, उनको जवाब देना था। 2022 में आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ की सरकार को जवाब देना है। अगर नागरिकों को कोई उम्मीद थी, अगर उम्मीद पूरी नहीं हुई, अगर उनको लगता है कि योगी सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो वो भी उनके खाते में जाती है। तो पहला बदलाव ये। दूसरा जो बदलाव है वो ये है कि जो अभी आपने सवाल पूछा था कि जो मुस्लिम तबका है उसको आज की तारीख में लगता है कि उसको सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया जा रहा है, उसके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है वो। तो उसके लिए लगता है कि अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो रोजगार और महंगाई का मतलब, इसलिए वो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन वो एंटी हिंदू नहीं है, जो बार बार प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है मुसलमान एंटी हिंदू नहीं है, वो एंटी बीजेपी है। जो हिंदू तबका है ये हिंदू तबका एंटी मुसलमान नहीं है, उसमें से सिर्फ 20-25% ऐसा है जो बीजेपी और आरएसएस का हार्डकोर वोटर है, जो कुछ भी हो जाएगा वो हिलता नहीं है। लेकिन बाकी का जो वोटर है वो प्लस वोटर है, वो विकास के नाम पे आता है, वो बेरोजगारी के नाम पे कटता है, महंगाई के नाम पे कटता है, जो बाकी वेलफेयर स्कीम उसके नाम पे छटता है। तो इसलिए 80% हिंदू अगर एक साथ अगर बीजेपी के पक्ष में वोट करने जाएंगे तब तो मतलब फिर क्रांति ही हो जाएगी इस देश के अंदर, ऐसा संभव नहीं होता। तो इसलिए ये बहुत ही जर्नलाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं 12 से 20% जो अदर्स हिंदू हैं वही दरअसल तय करेंगे किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। जी भट्ट साहब, आपको क्या फर्क दिख रहा है 17 और 22 में? जो आशुतोष जी ने बताया ये वाला या रामकृपाल जी ने बताया वो वाला? सबसे बड़ा भ्रम तो ये पैदा होता है कि मीडिया की रिपोर्ट्स के आधार पर जो लोग परसेप्शन बनाते हैं, जो लोग या अगर हम जाते हैं तो हम लोग अक्सर फंस जाते हैं जो क्लस्टर इफेक्ट है। हम बिजनौर गए, धाम चले गए या चले गए नजीबाबाद, एक ही इलाके में गए और हमने वहां से जो है उस जिले के बारे में हमने एक तस्वीर तय कर ली। जैसा मैंने पहले कहा कि जो इस बार 2017 में भी बीजेपी ने इस बात को रेखांकित किया था, इस बार भी लगातार प्राइम मिनिस्टर और यूपी के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जेंडर एंड सिक्योरिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, ये एक अंतर है। लगातार कल सहारनपुर में भी कहा प्राइम मिनिस्टर ने, और ये हर वर्ग की महिलाओं को टच करता है मामला, ये सिक्योरिटी का, लॉ एंड ऑर्डर का। ये मामला किसी जाति या धर्म का मामला नहीं है, इट कंसर्न्स एवरीबॉडी, टू वुमेन ऑफ एवरी कास्ट एंड क्लास। ये मुद्दा है और ये ठीक है कि वहां कोई दंगे की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन बिजनौर में विशेष करके, मैं तो गया हूं वहां चुनावों में, वहां पे सोशल फ्रंटलाइन और सोशल टेंशन हमेशा रहते हैं। और वो थोड़ा इलाका उतना ही समृद्ध है, शुगर बेल्ट है और गेहूं की खेती होती है वहां पे, गुड़ है, और बस एग्रीकल्चर इकोनॉमी के आधार पर वो इलाका उतना ही समृद्ध है जितना कि मुजफ्फरनगर है या शामली है। तो जेंडर सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर ये मुद्दे हैं, ये 17 में भी थे, इस बार भी हैं। और किसान आंदोलन में इस इलाके से पार्टिसिपेशन बहुत सीमित था, बहुत कम था, कुछ मुरादाबाद से था, कुछ रामपुर से था, और लेकिन बिजनौर में से ज्यादा नहीं था। तो बाय एंड लार्ज जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है जाति और धर्म की,
वो फॉल्ट लाइन वहां बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फॉल्ट लाइन होने का मतलब ये नहीं कि हमेशा उसमें वायलेंस होगा। वायलेंस कभी नहीं हुआ वहां पे, कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन कंपटीशन है। तो वो सिक्योरिटी का भी है, डोमिनेट करने का भी है, और जाट एक डोमिनेंट कास्ट है वहां पर। जी, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसमें भी ज्यादातर डोमिनेंट कास्ट हैं जो पठान हैं, और जैसे कि हिस्ट्री भी रही है रोहिलों का, तो जो वहां पे इलाका है नसीबाबाद, जी, वो तो बहुत पुराना केंद्र रहा है रोहिला सरदारों का मुगलों के जमाने में। तो डोमिनेंट कास्ट होने के चलते जो सामाजिक समीकरण हैं और जो सामाजिक रिश्ते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो वहां पे ये मुद्दे रहेंगे, जेंडर एंड सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर। और लेकिन वहां और जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन हमेशा नेगेटिव चीज नहीं होती है। पोलराइजेशन है, लेकिन उसके आधार पे कोई सामाजिक तनाव पैदा हो रहा हो ऐसा नहीं है बिजनौर में या मुरादाबाद में। जी सर, एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे। ब्रेक से लौट के आके हर्षवर्धन जी और कटारी से इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि जो फॉल्ट लाइन की बात करें भट्ट साहब और आशुतोष जी ने जो व्याख्या की, मेरे को एक चीज़ और समझना आप लोगों से कि जो बताया जाता है ये 15-20% फ्रिंज वोटर है जो इधर उधर स्विंग कर जाता है, क्या बचा है क्या? वो मैं ये मन में ऐसे ही सवाल आया कि अभी कोई फ्रिंज वोटर नाम की चीज़ होती है क्या? तो ब्रेक के बाद इस पर बातचीत करेंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा में, और बातचीत हो रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति की, सेकंड फेज पोल की क्या समीकरण बनते बैठते दिख रहे हैं। हर्षवर्धन जी, मैंने ब्रेक से पहले आपसे कहा था कि मुझे ये प्रोफाइलिंग पे हम लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, तो एक बड़ी फ्रिंज वोटर की चर्चा होती है, क्या अभी उतना बड़ा फ्रिंज वोटर का एक चंक होता है वो? और दूसरा जो फॉल्ट लाइन की बात की थी वो अंडर करंट प्ले होती रहती है धीरे धीरे, ऊपर से भले ही कुछ भी बात करें लोग। हर्षवर्धन, आपको आवाज आ रही है क्या? जी, मुझे लगा आपने सवाल किसी और से नहीं, आपसे पूछा, बताइए। नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आप पूछ रहे हैं और मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि अब अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो किसी भी, चाहे वो जिसको कहते हैं ना, जो पोल करने वाले लोग हैं, सर्वे करने वाले लोग हैं, जो ऐसे इस तरह से ज़्यादा जो सामाजिक अध्ययन करते हैं, अब वो लोग कोई भी इतना बड़ा आंकड़ा नहीं देते हैं फ्रिंज जो वोटर्स है, यानी जो मन ही नहीं बनाता है। उसके पीछे 2-3 बड़ी वजह हैं। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी पर जो सिर्फ अगड़ों की पार्टी होने का ठप्पा था वो हट चुका है। एक पिछड़ी जाति का नेता वो प्रधानमंत्री है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एस्पिरेशनल जो वोटर था, मतदाता था अलग अलग जातियों का, उसको पकड़ा और उसके हिस्से की चीज उसको देनी शुरू की। प्रतिनिधित्व के लिहाज से आप देख लीजिए, और ये पहली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में जब नरेंद्र मोदी का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होता तो उसमें बाकायदा बताया गया कि इतनी पिछड़ी जाति के नेता हैं, इतने हमारे दलित होते हैं, ये बताया गया। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिसकी चर्चा हम करना ही नहीं चाहते, हम ये तो कहते हैं कि डेवलपमेंट पे बात करो, एम्प्लॉयमेंट पर बात करो, महंगाई पर बात करो, लेकिन ये कहते ही हम लोग बात कहां करते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सरकार में 5 नए विश्वविद्यालय बने हैं? 5। अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह के नाम से लेकर सहारनपुर में जहां चुनाव है वहां मां शाकुंभरी देवी के नाम पर, आजमगढ़ में सुहेल देव के नाम पर। और ये जो विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं इनकी मांग बरसों बरस से थी। आजमगढ़ में तो जाने कब से वहां के लोग बहुत गुस्सा होते थे कि अरे देखिए हमसे जो छोटे जिले हैं हम वहां भी विश्वविद्यालय मिल गए। तो ये सिर्फ एक नहीं है, इसी तरह की आप लिस्ट करते हुए चले जाइए। उत्तर प्रदेश आज की तारीख में देश का मोस्ट कनेक्टेड स्टेट, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से, चाहे आप जिस रास्ते से जाना चाहें, किसी भी रेलवे से जाना चाहें तो सबसे अच्छे स्टेशन मिलेंगे, आप अगर सड़क से जाना चाहें तो सबसे अच्छे हाईवे मिलेंगे, अंदर की सड़कें मिलेंगी, और हवाई मार्ग से भी। तो आप बार बार पूछ रहे हैं कि 17 से 22 में क्या बदला? 17 से 22 में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई। और सोचिए कि गोरखपुर में जिस जापानी बुखार की बात की जाती थी, दिमागी बुखार की, एंसेफ्लाइटिस, वो वार्ड अब खाली रहता है। इससे सुंदर खबर क्या होगी? उत्तर प्रदेश इतना बदला है। लेकिन हम लोग जो कहते हैं कि डेवलपमेंट पे बात करो, एम्प्लॉयमेंट पर बात करो, महंगाई पर बात करो, हम इसकी बात नहीं करते कि सीधे हाथों में लोगों के जो रोजगार मिले हैं वो मिले। अब सवाल ये है
कि जनता तो फ्रिंज वोटर इसीलिए नहीं रह गई क्योंकि सबका अपना अपना जो हित था हुआ। और उसके बाद क्या होता है कि नरेंद्र मोदी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चला देते हैं। वो कहते हैं भाई रसोई गैस ले जाओ, आवास योजना में घर ले जाओ, कहते हैं कि लखपति तो आप बन गए ना, गरीब सीधे लखपति बन गया, वरना उसको 5,000 6,000 जो राहुल जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है न्याय, वो भी क्या कहता है कितना साल में देगा, तो सीधे लखपति बना दिया। मुझे लगता है ये सब मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश में 2017 से 2022 में बदले हुए हैं। मन बनाने के लिए हो सकता है, लेकिन कटारिया साहब सुरक्षा का मुद्दा, सेफ्टी का मुद्दा ज्यादा बड़ा है क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? वाजपेयी जी देखिए, मुद्दा तो हर मुद्दा बड़ा है, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे नहीं बट कटारिया जी एक मिनट, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, हम देखिए सुनिए सर, हम लोग बहुत विस्तृत और जनरलाइज व्याख्या करने के मूड में नहीं, हम बहुत प्रिसाइज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी में 2-3 चीजें बहुत चल रही थी। मैंने जो बहुत सारे लोगों से बात की ग्राउंड में, तो लोग मुझे ऐसे दोस्तों को, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है वहां पे, क्या वो अंडर करंट थी क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए सुरक्षा मुद्दा है, बिल्कुल सुरक्षा मुद्दा जो कल चुनाव हुए उसमें भी था और आगे भी रहेगा सुरक्षा का मुद्दा, इसमें मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं करता कि मुद्दा नहीं है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि सहारनपुर से लेकर के आप चाहे बलिया तक चले जाइए, आज तनाव नहीं है, ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका नुकसान भाजपा को ही होगा, क्योंकि जब भी 2014 में तनाव था तो भाजपा 75 सीटें जीती थी, जब 2017 में तनाव था तो भी जो है ना 312 सीटें आई थी, 2019 में पुलवामा और राष्ट्रवाद और पाकिस्तान ये था, भारी मुद्दे थे ये, तो भी भाजपा जीती थी। आज ये मुद्दे नहीं है, इसीलिए भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई होगा तो इस चीज का होगा कि आज तनाव नहीं है, ये बात सच है, पूरे यूपी में कहीं पर भी कोई तनाव नहीं है। लेकिन इसका पूरा नुकसान, कटारिया साहब मुझे ये बताइए, कोई डॉक्टर, एक मिनट कटारिया साहब, कोई डॉक्टर आपका मर्ज ठीक कर दे तो आप कहोगे मैं उससे गुस्सा हो गया क्योंकि उसने मेरा मर्ज ठीक कर दिया, ये कह रहे हैं आप? देखिए वाजपेयी जी, मुद्दे आधारित, अरे आप कह रहे हो कि अब वो फियर फैक्टर खत्म हो गया इसलिए हम नाराज है बीजेपी से। अभी बिल्कुल राम गोपाल जी, सुनिए, राम गोपाल जी ने कहा था जी कि भाई जो है कभी भी विकास पे या किसी और चीज पे चुनाव नहीं होते, हाँ। और सरकार के विरोध में लोग जो है, सरकार विरोधी लहर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनसे अच्छे काम भी हुए हैं और कुछ गलत काम भी हुए हैं, तो लोग अच्छे काम की तरफ कम भागते हैं, बुरे काम की तरफ ज्यादा फैला होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हिंदू मुसलमान या जातिवाद ये अगर मुद्दे होते या तनाव होता तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर फायदा मिलता। आज वे मुद्दे नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को खुद नुकसान है इसमें जी। और कितनी बार देखिए आप, कितने बयान आए हैं हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए चुनाव को, कितने बड़े बड़े बयान दिए, प्रधानमंत्री जी ने भी दिए, योगी जी ने भी दिए 80-100 का नारा, लेकिन वे कहीं ना कहीं नहीं चले मुद्दे, वो रुक गए, लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने माना नहीं, लोगों ने शांति से मतदान किया, शांतिपूर्ण। और जो है चुनाव में आप देखिए कि सरकार की जवाबदेही होती है, सरकार से ही सवाल पूछा जाता है और सरकार के विरोध में लोग होते हैं। और जो आप अभी जो 12 से 15% वोटों की बात कर रहे थे, वो हर क्षेत्र में आपको मिलेंगे, वो असमंजस के जो है ना वोटर होते हैं, वो 2 दिन या 1 दिन पहले जो माहौल या परसेप्शन होता है ना, उसके हिसाब से वोट देते कि कौन कैंडिडेट जीत रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है। 10 से 12% वोटर वो हैं, वो हर क्षेत्र में आपको मिलेगा और वो 2 से 3 दिन पहले उनका मन बनता है। और कुछ हार्डकोर वोटर हैं, सपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, लेकिन 12 से 15% वोटर जो हैं वो एक असमंजस की स्थिति में जी 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 सर एक छोटा कमेंट और ले लूं मैं, नहीं तो फिर समय एकदम समाप्त हो जाएगा। आशुतोष जी, अगर 2017 में कौन सा तनाव था? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि तनाव खत्म हो गया, तो कहा जाता है कि तनाव खत्म हो गया तो ये तो फेवर में जाना चाहिए उनके। अखिलेश विरोधी लहर थी 2017 में, अखिलेश विरोधी लहर थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जी एक मिनट रुकिए, अच्छा रुकिए आशुतोष जी एक मिनट, छोटे कमेंट ले लो, समय कम है, नहीं तो फिर एकदम खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा हो रहा मामला। कटारिया जी कह रहे हैं कि ये सुरक्षा एक बहुत बड़ा इशू है, था, लेकिन अब नहीं है, इसलिए मैं नाराज हूं।
नहीं देखिए, ये तो कटारिया जी का अपना एनालिसिस है, मैं उस पर कैसे टिप्पणी कर सकता हूँ। नहीं, मैं लेकिन अगर एक बात मैं बड़ी लाइटर वेन में कहता हूँ, मुद्दा आज नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ अगर मुद्दा आज भी है, लेकिन आज हिंदू मुस्लिम में तनाव नहीं हो पा रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, हिंदू पोलराइजेशन में नहीं हो रही है। जी जी अगर उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ है, जब कांड हुआ था तो हिंदू कटारिया जी आपकी बात ले ली हमने, आपकी बात समझ गए हम लोग। जी आशुतोष जी क्विकली सर। लाइटर वेन में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश से नंबर 1 स्टेट बन गया है तो योगी जी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि 2012 से 2017 में तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 6.92% थी और योगी जी के इसमें प्री कोविड तक 4.8% थी। और तो अगर 6.892 की ग्रोथ करने के बाद अगर अखिलेश यादव हार जाते हैं तो 4.8 पे तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। देखिए, जो हम अक्सर कुछ चीजों को गिनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर कैपिटा इनकम अगर आप उत्तर प्रदेश की देखेंगे 36 राज्यों में 32वें नंबर पर है। नेशनल एवरेज जो है वो 90,000 के ऊपर है और उत्तर प्रदेश की 45,000 के आसपास है। तो कुछ चीजें गिनाना बहुत आसान है, लेकिन ओवरऑल सर्वांगीण विकास जिसे कहते हैं, आदमी को हाथ में कितना पैसा मिल रहा है, अगर उसकी पर कैपिटा इनकम ही हिंदुस्तान में सबसे कम राज्यों में गिनी जाती है तो कितना विकास हुआ पिछले 5 साल के अंदर, आप समझ सकते हैं इस बारे में। जी रामकृपाल जी संक्षेप में सर, आखिरी टिप्पणी अभी। जी देखिए नीरज जी, आपके 2 महत्वपूर्ण सवाल थे, मैं उस पर एक छोटी छोटी टिप्पणी कर रहा हूँ। आपने एक कहा था वो जो फॉल्ट लाइन वाला पोलराइजेशन की बात, दूसरा आपका जो अभी एक मुद्दा था कि लॉ एंड ऑर्डर। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है और आज भी। मुलायम सिंह की जो सरकार कई बार बदली गई, उसका पीछे मुख्य रूप से होता था लॉ एंड ऑर्डर का सवाल होता था, और मायावती जी के पक्ष में बात जाती थी लॉ एंड ऑर्डर की लेकर के। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, जो अभी एक बात हो रही है, एक देखिए मैंने पिछली बार भी कहा था, एक लाभार्थी वर्ग नया पैदा हुआ है और ये जो सॉफ्ट सोशलिज्म जो कभी कांग्रेस और सीपीएम की बकौती होती थी 71 से लेकर के, उसको एक राइट विंग के लीडर ने बहुत चुपचाप बिना कोई नारा दिए ले लिया और उसको गरीब के दरवाजे दरवाजे तक गया है। ये डेटा कुछ भी कहे, लेकिन जिसका घर बन गया है और वो जब तक घर की फोटो नहीं आती तब तक पैसा नहीं रिलीज होता, और मकान बनने का मतलब होता है कि उसके घर में बिजली गई है, उसके घर में पानी गया है, उसके घर में गैस गई है। ये जो लाभार्थी वर्ग है ये इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड है, और जो लाभार्थी वर्ग है उसका एक बहुत बड़ा तबका मोदी के साथ है। और मैं बस आखिरी एक सेंटेंस कहूंगा, बीजेपी में 3 तरह के वोट हैं। एक जनसंघ का वोट है जिसे इससे मतलब नहीं कि मोदी है कि बलराज बधोक है, वो सन 52 से बीजेपी को या जनसंघ को वोट देता रहा है। दूसरा एक वोट मोदी का बना है और तीसरा एक वोट योगी का बना है। तो आप यूं समझ लीजिए, जनसंघ प्लस बीजेपी प्लस योगी प्लस मोदी ये गठबंधन है और ये बहुत बड़ा गठबंधन है, इसको समझ लीजिए। वीरेंद्र भट्ट जी सर सिर्फ 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, समय एकदम खत्म हो रहा है। खबरें ये भी है कि जो समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल है राजभर जी, चर्चाएं ऐसी हैं कि वो मुख्तार अंसारी को टिकट देने की इच्छा रखते हैं। दे दिया, कंफर्म हो गया। अब बताइए, तो सुरक्षा एक मुद्दा है कि नहीं है? सुरक्षा भी मुद्दा है, और एक बात और है कि इस योगी गवर्नमेंट के सामने इस समय सबसे बड़ा जो फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी का उभरा है, उसकी वजह पेंडेमिक है, महामारी है। और अभी 31 मार्च 2020 को जो एम्प्लॉयमेंट लेवल यूपी में था, जो इकोनॉमिक लेवल में था, अभी वहां पहुंचने में हमको पूरा 22-23 का पूरा साल लग जाएगा। उसके चलते जो है जो इकोनॉमिक डिवेस्टेशन है, जनता में परेशानी है, नाराजगी है, इनफॉर्मल सेक्टर बुरी तरह ध्वस्त हुआ है। समाजवादी पार्टी लगातार मुद्दा बना दी कि सब महंगाई बढ़ा दी और आपने रोजगार छीन लिया। ये रोजगार जो छीना गया, जो महंगाई बढ़ी, इसकी मुख्य वजह तो महामारी है, पेंडेमिक है, लॉकडाउन है। उसको लौटने में भी समय लगेगा और डाटा आपको मालूम है। और जितना और जो गवर्नमेंट का फेल्योर है, जो गैप है, उसका हर पार्टी में बहुत ही सर्वमान्य तरीका है, यू कवर दैट बाय कारपेट ऑफ रेटरिक। आप उस पे शब्द आडंबर का कालीन बिछाना पड़ता है आपको राजनीति में, कि सबको पता है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जी बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। हाई फ्रीक्वेंसी डेटा जो
जॉब वाला दिखा रहा है, कर्नाटक को छोड़ दें तो लोएस्ट है उत्तर प्रदेश में 3% अनएम्प्लॉयमेंट वाला, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। खैर, आज का समय समाप्त हो रहा है, आप लोगों से इजाज़त लेंगे। बढ़िया चर्चा रही, कई सारे विषयों पर हम लोगों ने बातचीत की, आगे फिर हम लोग ऐसी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए CNBC आवाज़।